Good evening, friends. Today we are going to talk about how to import cosmetics and how to clear the cosmetics from custom stations and ICDs and airports. तो आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें कॉस्मेटिक्स कैसे इंपोर्ट करने हैं और उन कॉस्मेटिक्स की क्लियरेंस का क्या प्रोसीजर है. कॉस्मेटिक्स आर फॉलन अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940. तो ये इस पर एप्लीकेबल होता है. अब उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं. उन कंडीशंस में ये है कि आपके कॉस्मेटिक्स जो है वो मिस ब्रांडेड नहीं होने चाहिए, वो नॉन ब्रांडेड नहीं होने चाहिए. आपको उसमें मैन्युफैक्चर की डिटेल आपने डिक्लेयर करनी है कि भैया ये बनाए किसने हैं, कौन सी कंपनी के द्वारा ये बना कर यहाँ इंडिया में इसको ला रहे हैं. और फिर इसकी एडीसी रिपोर्ट भी चाहिए होगी कि एडीसी रिपोर्ट ये किसी की स्किन पे अगर हम एप्लीकेबल करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, कोई मॉइस्चराइज़र्स हैं, क्रीम्स हैं या शैम्पूज़ हैं, कोई हार्मफुल तो नहीं है. तो इन सब चीज़ों की टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होती है और एक लाइसेंस 10 होता है, वो भी इसमें रिक्वायरमेंट होता है. तो आज हम आपसे इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इन सभी एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं और क्यों इसको मंगाया जाता है, क्या कारण है और क्या रिक्वायरमेंट इसमें चाहिए होती है. तो सबसे पहले दोस्तों, जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी कॉस्मेटिक्स तो हमें सप्लायर जो है वो हमेशा अच्छा ढूंढना चाहिए. सप्लायर इन द सेंस कि वो रिप्यूटेड हो और साथ में कि जिसका कोई ब्रांड नेम हो कि हाँ ये अच्छे कॉस्मेटिक्स बनाता है. तभी आप वो कॉस्मेटिक्स बाहर से इंपोर्ट करेंगे और तभी आपके वो यहाँ पे आगे बिक भी पाएंगे, क्योंकि आपको उस पर हैवी ड्यूटी भी पे करनी है. वो ड्यूटी आप पे कर दें और पता चले उतने की आपकी वो जो लागत है उतना आपको मुनाफा मिला नहीं, उसमें उतना आपको बेनिफिट मिला नहीं. आपने कॉस्मेटिक्स मंगाए भी बहुत दूर से और आपको उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं मंगाने का. दूसरी चीज़ आपको इसमें जो ध्यान रखनी है कि आपको इसमें आईपीआर एक्ट में नहीं फंसना है. आईपीआर एक्ट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट. अब क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं डुप्लीकेसी करते हैं. डुप्लीकेसी इन द सेंस कि जैसे अब यहाँ पे लोकल मार्केट में जब कोई डुप्लीकेसी होती है, जैसे कि यहाँ कोई ब्रांड है, आप सपोज़ कीजिए कोई ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है कोई, जैसे लॉरियल है या मैरी के है या कोई और प्रोडक्ट है, तो इनका आईपीआर रजिस्ट्रेशन है. दैट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट. कि इनके ब्रांड को कोई कॉपी नहीं कर सकता. जैसे कि मूवीज़ में होता है कि उनमें कॉपीराइट एक्ट होता है, लेकिन इसमें ट्रेडमार्क एक्ट एप्लीकेबल होता है कि आपको किसी को ब्रांड को कॉपी नहीं करना. कुछ लोग होते हैं कि बाहर से वो दूसरे के ब्रांड के नेम के वहाँ स्टैम्प्स लगवा दी उनके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, और उसको वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं. फिर वो माल यहाँ पे जब्त किया जाता है, उसको कॉन्फिस्केट किया जाता है, उन गुड्स को वो फॉरफिट कर लिया जाता है वो गुड्स यहाँ पे कस्टम में. अगर कोई कंप्लेंट कर दे जो रियल उसका ऑनर है, ब्रांड ऑनर है, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांड ऑनर, जो रियल ब्रांड ऑनर है उसे मालूम चलता है कि आप उसके नाम से गुड्स मंगा रहे हैं. सपोज़ कीजिए आप ऑरिफ्लेम मंगा रहे हैं और आप ऑरिफ्लेम है नहीं, आपका दूर दूर से कोई लेना देना है नहीं ऑरिफ्लेम से, और आप ऑरिफ्लेम मंगा रहे हैं, तो गुड्स अगर वो कंप्लेंट करता है तो वो गुड्स यहाँ पे जब्त किए जाएंगे, उनकी क्लियरेंस नहीं होगी फिर. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. तो आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए होंगे वो मैं आपको बताता हूँ. इसमें आपको चाहिए होगी कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, मैन्युफैक्चर डिटेल्स, सप्लायर डिटेल्स कि ये कहाँ से आ रहे हैं, लाइसेंस 10. और जब आपका ये पोर्ट पे मटेरियल आ जाता है तो इसके सैंपल्स आपको सील करके आपको भेजने होते हैं एडीसी, दैट इज़ कॉल्ड असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, जो इसकी एक रिपोर्ट देंगे आपको कि हाँ ये फ़लाँ ड्रग्स कह रहा हूँ, जो कॉस्मेटिक्स आपने मंगाए हैं या आप अपनी स्किन पे एप्लीकेबल कर सकते हैं. ह्यूमन बीइंग के लिए कोई हार्मफुल मटेरियल तो नहीं है इसमें कि जो आपको अपनी स्किन पे लगाते ही जल जाए, या कोई ऐसे ये घटिया मतलब कंपोनेंट्स मिलाकर तो नहीं बनाया गया कि जो हार्मफुल हो ह्यूमन बीइंग के लिए. इस पर लिखा कुछ है और इसका इस्तेमाल करने के बाद इसका असर कुछ और दिखाई दे, तो इसलिए एडीसी अपनी रिपोर्ट देती है. दैट इज़ कॉल्ड एनओसी ऑफ एडीसी.
अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में आपको वहाँ से कलेक्ट करके ला देता है। सेम डे ला देता है, या सैंपल आपके ज़्यादा हैं तो 1 से 2 दिन लगाता है, कितने दिन लगाता है, आपके क्या वहाँ पे उनके साथ रिलेशन कैसे हैं, तो ये आपके एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड थिंग दोस्तों इसमें जो चाहिए होगी कि जैसे मोस्टली जितने भी कॉस्मेटिक्स आते हैं वो 33 चैप्टर में क्लासीफाई होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड HSN कोड। जो चैप्टर हेडिंग है वो मोस्टली कॉस्मेटिक्स का जो है वो 33 चैप्टर है, जिसमें कि आपके ये शैम्पूज़ आएंगे, क्रीम्स आएंगी, मॉइस्चराइज़र्स आएंगे, आईलाइनर आएंगे, क्लिप्स हो गए, या डिओड्रेंट्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए। डिओड्रेंट्स और परफ्यूम का जो है कॉम्बिनेशन, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपने जब, क्योंकि डिओड्रेंट और परफ्यूम में फ़र्क ये होता है कि जो भी फ्रेगरेंस होती है, जो फ्रेगरेंस हम अपना परफ्यूम में यूज़ करते हैं, जो लिक्विड वो होता है वो थिक होता है, तो परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और डिओड्रेंट में जो हम डालते हैं या कंपनीज जो डालती हैं वो थोड़ी लाइट होती है फ्रेगरेंस। और इसमें अंतर ये होता है कि डिओड्रेंट बॉडी को ठंडा रखता है और परफ्यूम जो है वो गर्मी आपकी और बढ़ाता है, लेकिन उससे ये है कि आपकी जो बैड और इची स्मेल है उससे आप दूर रहते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग होती है परफ्यूम की स्मेल। अगर बहुत हार्ड परफ्यूम है, लाइक जो UAE वगैरह में यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है जिस कंट्री में, वहाँ पे फ्रेगरेंस का जो रेशो है वो ज़्यादा डाला जाता है ताकि आदमी के पास से बदबू ना आए, हाइजीनिक लगे वो, चाहे नहाया ना हो लेकिन परफ्यूम लगाया हो तो लगे कि हाँ ये ठीक ठाक आदमी है, इससे बदबू नहीं आ रही। तो उसकी अलग अलग रिपोर्ट बनती है, डिओड्रेंट्स की अलग बनती है, परफ्यूम्स की अलग बनती है। कोई क्रीम्स आ गए, शैम्पूज़ आ गए, उनकी अलग रिपोर्ट होती है। कोई और प्रोडक्ट आ गए जैसे कि आपके, अगर उसमें डेंटल क्रीम्स वगैरह आ गई, कोई पेस्ट वगैरह आ गए, तो हाँ उन पे एंटी डंपिंग भी है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किसी को कमिट कर दें कि हाँ जी मैं करा दूंगा जी क्लियर, कोई बात नहीं है, वो टूथपेस्ट वगैरह आ गए तो उसमें एंटी डंपिंग भी एप्लीकेबल है। फिर दोस्तों इसमें आपको RSP और MRP डिक्लेयर करनी है कि आप ये जो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो ये मार्केट में इसकी क्या, किस वैल्यू पे आप बेचेंगे इसको, ठीक है। प्राइस लिस्ट भी होनी चाहिए आपके पास एप्लीकेबल। वो MRP और RSP आप डिक्लेयर करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इन आइसगेट। जब आप बिल ऑफ एंट्री उसकी फ़ाइल कर रहे होंगे, चेकलिस्ट बना रहे होंगे, तो उसमें आप डिटेल भरेंगे RSP की और MRP की। और आपने अपने सप्लायर को भी आपने डायरेक्शंस दिए होंगे कि जो आपके गुड्स आएंगे यहाँ पे उन पे MRP पेस्ट होकर आए, ठीक है। अगर नहीं आते तो फिर आप परमिशन ले सकते हैं डिप्टी कमिश्नर से, आप स्टिकर्स यहाँ पे बनवा करके और फिर यहाँ पे MRP पेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। विदाउट परमिशन कोई डिप्टी कमिश्नर भी आपको पोर्ट के ऊपर खुले हुए माल के ऊपर MRP पेस्ट करने की परमिशन नहीं देंगे। अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसमें जब भी आप मटेरियल बुक करते हैं या परचेज़ ऑर्डर आप रेस करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कैरियर कौन सा इसमें इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ये गुड्स जो होते हैं अगर आप ये हाई टेम्परेचर में आप इनको स्टोर कर लेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे कॉस्मेटिक्स। ये किसी काम के नहीं रहेंगे, ना तो ये लगाने के रहेंगे स्किन पे और ना किसी को दिखाने के काबिल रहेंगे। ये ऐसे हो जाते हैं। आपने सपोज़ कि ये कंटेनर बुक कर दिया और वो रिफ़र नहीं है, वो रिफ़र नहीं है कंटेनर, तो कॉस्मेटिक्स आपके ख़राब हो जाएंगे। तो अब आपके वो जो कॉस्ट है वो आप कहाँ से भरपाया करेंगे उस चीज़ का। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जब भी आप शिपिंग लाइन को हायर करें, इसमें फॉरवर्डर हायर करें, तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, गवार नहीं होना चाहिए कि कोई फॉरवर्डर आपने पकड़ लिया है ऐसे ही जो कहते हैं हाँ जी मैं फ्रेट मैं दे देता हूँ, मुझसे ले लो। घूमते हैं ना बहुत सारे, महिपालपुर में दफ्तर है जिनके, और वो कॉस्मेटिक्स आपके मंगा ले वहाँ से कंटेनर में, कंटेनर भर दिया, वो कंटेनर रिफ़र नहीं है, वो कॉस्मेटिक चाइना से आ रहे हैं या सिंगापुर से आ रहे हैं, वो रास्ते में आते आते ही सड़ जाएंगे सारे वो। तो आपको रिफ़र कंटेनर उसके लिए हायर करना है या परचेज़ करना है। रिफ़र की फैसिलिटी 1-2 पोर्ट्स पे ही है। ये दिल्ली में तो दादरी में है,
और जो लाइन इसको हैंडल करती है वो मर्स्क है, और मेरे हिसाब से और तो कोई है नहीं किसी के पास रिफ़र की फैसिलिटी। तो आपको मर्स्क को हायर करना है, मर्स्क शिपिंग लाइन को। मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मुझे पता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर कोई और शिपिंग लाइन आपको हामी भरती है या कोई कहता है कि हाँ ICD में रिफ़र है या पटपड़गंज में रिफ़र है, तो वहाँ नहीं है। तो आइटम्स के नाम मैंने आपको बता दिए कि परफ्यूम्स हो गए, डिओड्रेंट्स हो गए, मॉइस्चराइज़र्स हो गए, क्रीम हो गई, शैम्पूज़ हो गए, ठीक है, एसेंशियल ऑयल हो गए, जैसे ट्री ऑयल है या कोई और ऑयल है। ये सारे 33 में ही क्लासीफाई होते हैं मोस्टली। कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो जितने भी गुड्स हैं वो 33 में ही होते हैं। हाँ, अगर टूथपेस्ट वगैरह या डेंटल क्रीम्स वगैरह हैं तो उन पे एंटी डंपिंग भी एप्लीकेबल है। हाँ, सोप्स इसमें नहीं होते 33 में, वो 34 में होते हैं। ADC उनमें भी चाहिए, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर का NOC जो है वो आपको उसमें भी प्रोड्यूस करना है। यू हैव टू अप्रोच टू ADC टू गेट द NOC। बस यही सब चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। प्राइस आपका ठीक होना चाहिए इसमें, क्योंकि आप किसी ब्रांड का भी मंगवा रहे हैं तो उसकी प्राइस लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि हाँ मार्केट में वो उतने का ही बिक रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें अप्रेजर चेक करेंगे, वो आपसे प्राइस लिस्ट भी मांग सकते हैं। हो सकता है आपके सैंपल मार्केट इंक्वायरी के लिए भी भेज दिया जाए अगर कोई नया ब्रांड है, ठीक है। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि हाँ वो ब्रांड आपका फेमस है, वहाँ पे अच्छा है, जिस फॉरेन सप्लायर से आ रहा है तो आप वहाँ की स्टार रेटिंग उसको दिखा सकते हैं कि हाँ सर ये वहाँ पे इतना यूज़ होता है और इसके अच्छे कमेंट्स हैं लोगों के इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में। तो आपकी जेन्युइननेस थोड़ी और वहाँ पे बढ़ जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, आपके गुड्स को क्लियरेंस कराने की और जल्दी इसमें संभावना हो जाती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, एक तो ADC का, एक IPR का और एक रिफ़र कंटेनर का, कि आपके जो रिफ़र कंटेनर में आने चाहिए गुड्स, उसका टेम्परेचर जो है वो -डिग्री में होना चाहिए ताकि आपके वो ख़राब ना हो गुड्स। क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स जो है इनके लिए बहुत ही ठंडा वातावरण चाहिए होता है। अगर आप इनको हीट में ऐसे ही भर देंगे, ठूस के ले आएंगे, तो ये ख़राब हो जाएगा माल। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ मालूम चला होगा कि कॉस्मेटिक्स कैसे इंपोर्ट करने हैं और उनकी क्लियरेंस कैसे करनी है। आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।